Good evening to all of you. Today will be talk about next chapter that's name is a set. सेट एक ऐसा चैप्टर है जिसे 11th पास करने के बाद भी लोग क्लियर नहीं कर पाते क्वेश्चंस इसके। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, सेट की कंसेप्ट को नहीं समझ पाते, सेट है क्या, कैसे चीज़ें रिलेट करनी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है सेट की दिक्कत होती है, सेट को समझने में दिक्कत होती है, और इवन वो 12th पास करने वाले होते तो भी कहते हैं हमें सेट नहीं समझ में आता है और सेट चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेट समझने से पहले आपको सबसे इसकी बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। क्या है बेसिक चीज़ें, वो क्यों समझनी है? क्योंकि जैसे आप किसी फिजिक्स में समझने के लिए, केमिस्ट्री में, अदर सब्जेक्ट में समझने के लिए आप उसके बैकग्राउंड को समझते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसी तरह यहाँ भी है। सेट को समझने से पहले हमें इसके थोड़ा से बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी। बेसिक चीज़ें क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो पहली बात है कि सबसे पहली बात जो होती है वो सेट है क्या है? व्हाट इज़ सेट? व्हाट इज सेट? सेट क्या है? तो सेट मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं कलेक्शंस को। किसके बारे में कहेंगे सेट? किसको कहेंगे? कलेक्शंस के। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास आपके 10 फ्रेंड हैं, ये क्या है? आपके 10 फ्रेंड, या कह दूँ 2 फ्रेंड हैं, तो 2 फ्रेंड का क्या हो गया? कलेक्शंस हो गया। इसी तरह के कई सारे 10 फ्रेंड होंगे तो वो सेट फ्रेंड्स का कलेक्शंस हो गया। इसी तरह अगर आप जनरल लैंग्वेज में डेली के डेली सोच के आप कहते हैं मेरे पास 4 सेट कपड़े हैं, क्या है? 4 सेट कपड़े हैं, तो 4 सेट हो गए। तो सेट का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है? कलेक्शंस का। तो अब कलेक्शंस तो है, ये जो कलेक्शंस आपने कहा ये कलेक्शंस तो है, लेकिन ये कैसे कलेक्शन कैसे होना चाहिए? ये कलेक्शंस जो बात होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? कलेक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। इस डिफाइंड टर्म को और स्पेसिफाइड करके बोला गया वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो क्या मैंने बोला है, समझो इस बात को। मैंने कहा सेट क्या है, तो सेट क्या है? सेट क्या है? कलेक्शंस है। कलेक्शंस के बारे में मैंने कहा कि अगर आपके 10 फ्रेंड्स हो जाए, दीज आर कलेक्शंस, कलेक्शंस हो गए या सेट हो गए, तो इसको बोल दिया मैंने सेट। अब ये जो कलेक्शंस है, इस कलेक्शंस के बारे में बात किया तो कैसा होना चाहिए? कलेक्शन डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हो सकती है। जैसे हम बात करें अच्छे क्रिकेटर के बारे में बात करें तो क्रिकेटर भी कलेक्शंस, अच्छे क्रिकेटर जितने भी, मैं कहूँ अगर मैं एक टीम बना रहा हूँ, अगर एक टीम बनाना है मुझे, तो मैं कहूँगा अच्छे क्रिकेटर को मैं ले लेता हूँ। तो अच्छे क्रिकेटर भी जो कलेक्शंस हो गए वो कलेक्शंस है, लेकिन सेट में कलेक्शंस उनकी बात करेंगे वो डिफाइंड हो। वो डिफाइंड कैसा? वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? उस कलेक्शंस को बोलेंगे सेट। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? डिफिनीशन जो बुक में लिखी जाती है, तो बुक की डिफिनीशन इसकी क्या हो गई कि अ सेट is a well defined collections of object और थिंग्स कह सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा? सेट इज अ कलेक्शन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखना ये जो वेल डिफाइंड टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलेक्शंस के बारे में तो बात कर लिए, तो ये चीज़ हमने बेसिक बात कर ली। अब हम बात करेंगे, मैंने पहला बात किया सेट क्या हो गया, अब इसकी बात करेंगे सेट कैसे लिखते हैं, क्या इसका नोटेशंस है, कैसे करते हैं। हाँ, इन सब में ध्यान देना। अभी आपको एक आगे टर्म बताऊंगा जो बहुत बेसिक टर्म है, जो कलेक्शंस को आप डिफाइन करने में कभी गलती कर देते हैं। वो क्या है हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि सेट क्या है। अब आगे हम बात करते हैं। देखो, आगे हम बात करेंगे सेट की। तो आपने कहा कैसा हो गया? डिफाइंड हो गया। अब अगली बात करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, APC, इस तरह से कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? कैपिटल लेटर्स में। अगली बात, अब ठीक है आपने कह दिया कैपिटल लेटर में लिख दिए, लेकिन लिखेंगे किस तरह से? तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है।
ठीक है, सेट को आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आप सेट हो गया, सेट को कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब करली ब्रैकेट के अंदर लिखते क्या है, जिस चीज़ को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसे बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उन्हें, एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या ले लिए, मैंने कहा एक हमारे पास सेट है, वो वॉवेल्स का कलेक्शन है। क्या है, वॉवेल्स का कनेक्शन है। तो वॉवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो गया हमारे वॉवेल्स का कलेक्शंस। तो अभी मैंने क्या कहा, जो जो चीज़ बातें मैंने बोली थी, सेट कैसा होना चाहिए, डिफाइंड। वॉवेल्स हमारा डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो वॉवेल हमारा डिफाइंड हो गया। आगे बाद मैंने कहा कि सेट को लिखते कैसे, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। अब डिनोट कर दिया मैंने, डिनोट करते कैपिटल लेटर से। आगे बात की करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखती है। अब इनके जो अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो एन क्या बताता है, एन बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। एन क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो क्या है यहाँ पर 5 है। तो बात समझ में आई, इतनी मैंने क्या बात की, मैंने कहा सेट बता दिया। सेट क्या हो गया आपका, सेट आपका होता है वेल डिफाइंड कलेक्शंस, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। नेक्स्ट चीज़ नोटेशन, अब लिखने के बाद कैपिटल लेटर्स लिखते देंगे, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या, वो लिखेंगे स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को, उन्हें बोलेंगे एलिमेंट्स। याद रखना, सेट जितना आप अच्छा क्लियर कर लेंगे वो आपको फंक्शन समझने में अच्छा देगा, आगे के सारे आप रिलेशन पढ़ेंगे उनको समझने में अच्छा देगा। सेट अगर आपने पढ़ लिया तो वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी समझने में ईजी हो जाएगा। तो याद रखना, सेट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है 11th के लिए एज वेल एज 12th के लिए भी, क्योंकि कई बार लोगों को सेट नहीं समझ में आती, जिसके कारण लोगों प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो बेसिक समझने से चलेंगे, एक एक चीज़ को रिलेट करेंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आपने कहा, एक सिंपल से एग्जाम्पल से बात करते हैं। अब जो हमेशा से हम क्लास 1, 2, 3 से पढ़ते चले आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं एन। एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, आपने कई सारी बुक में पढ़ा होगा, पहले जो आपने पढ़ा होगा 6th 7th में बुक लिखा रहता तो वहाँ लिखा रहता एन नेचुरल नंबर है। ये कैसे होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू। जब बाद में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा तो ये इसको ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। यहाँ पर वो क्या होता था, वहाँ पर सेट ही यूज़ करते थे। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट। क्या हो गया, एन क्या स्टैंड करेगा, नेचुरल नंबर का सेट। अगर आप फॉरेन राइटर की बुक में पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर ऐसे लाइन बना देते हैं। वो लाइन इसलिए बना देते हैं, वो ये बता दे रहे हैं कि सेट है ये। ठीक है, क्योंकि कई कई बार हम नोटेशंस भी सेम यूज़ कर लेते हैं, इसलिए वो लाइन बना लेते हैं। ठीक है, आगे हम आगे बात करें सेट। जेड में भी ऐसे कुछ बुक में ऐसे लाइन बना देते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीधे सेट की बात करें इसलिए हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब जेड क्या होता है, इसमें कभी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, जेड लिखिए या आई लिखिए, दोनों किस लिए होते हैं, स्टैंड फॉर इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स कैसे होते हैं, -∞ से लेकर -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो याद रखिए z किसके लिए होता है, इंटीजर्स के लिए। अब आगे बात करते हैं r। r क्या होता है आपका, रेशनल नंबर। r किसके लिए होता है, r आपका क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, आपने 9th 10th में 6th 7th में पढ़ा है रियल लाइन। वो जो सारी वैल्यूज़ होती हैं, नंबर जिनको आप काउंट करते हैं, ये लाइन पर आप डोनेट करते हैं, वो सब क्या है, रियल नंबर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्यों। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर।
ये इंटीजर हो गया एन, जेड क्या हो गया आपका एन नेचुरल नंबर हो गया, जेड इंटीजर हो गया, इसी को आई भी बोलते हैं, आर आपका रियल नंबर हो गया, क्यू आपका रेशनल नंबर हो गया। इन सारे नंबर्स को अगर आप दिखाएंगे तो इन सब सारे नंबर्स के इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर का सेट, इसे बोले इंटीजर्स का सेट। रियल नंबर्स हो जाएंगे तो सिर्फ सारे रियल नंबर्स को बोलेंगे रियल नंबर्स का सेट, सारे रेशनल नंबर बोलेंगे रेशनल नंबर का सेट। ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आपने नेचुरल नंबर का सेट बोल दिया इसका मतलब 1 2 3 4 तक का नहीं काउंट होता है। नेचुरल नंबर का सेट का मतलब हो गया पूरे नंबर्स का कलेक्शंस। ये इसका छोटा सा पार्ट हो गया, इसे आप कोई और नाम देंगे। लेकिन रेशनल नंबर, रियल नंबर बोले सारे नंबर को बोलेंगे ये सेट, अलग अलग को नहीं बोलेंगे, अलग अलग वो उसका पार्ट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो आपकी एनसीईआरटी की बेसिस पर अगर हम बताएं तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सेट। आप कैसे सेट डिफाइन करेंगे, सेट क्या होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अगर आपको दिया है वो सेट है कि नहीं। और दूसरी बात वहाँ पर आती है कि सेट को लिखने के तरीके कितने हैं। बेसिकली जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं उनमें 2 मेथड्स हैं जिनके तरीके से आपको सेट के रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं आपको। पहला रूल होता है रोस्टर फॉर्म। पहला क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। पहला रोस्टर फॉर्म होता है। दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 फॉर्म होती हैं जिनके बेसिस पर आप किसी सेट को लिखते हैं। लिखने का तरीका देखो, पहले मैंने क्या बात किया, एक बार देखो उस चीज़ को समझ लो। पहले मैंने बात किया सेट, तो सेट में मैंने बात किया कि इसे क्या होता है, ये क्या है? कलेक्शंस। क्या है? कलेक्शंस। एक एक पॉइंट को समझिएगा, आपकी सारी चीज़ें क्लिक करें। कलेक्शंस। अब कलेक्शंस कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। कलेक्शंस कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड। ठीक है, मैंने कहा कलेक्शन से लिए। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से। अब कैपिटल लेटर के बाद इसको लिखते कैसे? करली ब्रैकेट के अंदर। करली ब्रैकेट के अंदर लिखते क्या है? स्मॉल लेटर से लिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, उन्हें कैपिटल लेटर से लिख दिए। ये सारी चैन थी जो एक चीज़ों से रिलेट थी। अब अगला क्या आया? लिखने के तरीके क्या हैं? आपको कह तो दिया इसमें लिखते हैं, लेकिन लिखने के तरीके क्या है? लिखने के तरीके वो आपको वो यहाँ बताएगा। आर रोस्टर फॉर्म एंड SPF, ये 2 फॉर्म है जिस फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ये आपकी चेन हो गई जिसे आप समझ पाएंगे। अब आगे बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म समझते हैं। देखो, कई बार आप याद रखते हैं, बहुत बार याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, फिर भी भूल जाते हैं कि रोस्टर फॉर्म को किस तरह से लिखना होता है और सेट बिल्डर फॉर्म। आपको याद होता है कि क्या होता है दोनों में, लेकिन आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना होने के लिए मैं आपको बेसिक टर्म बता रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्ड करना है, इसका मतलब क्या है? आप छोटा सा लिखोगे, उसे कई सारी चीज़ें के लिए टर्म से कर सकते हो, उसको लिए हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जब आप किसी को मतलब अलग अलग लिख रहे हो, ये समझने के लिए, ये उसको इसका डिफिनीशंस नहीं है, ये समझने के लिए अगर आप उन्हें अलग अलग लिख रहे हो। अलग अलग इन लिखने का सेंस क्या है? अलग अलग लिखने का सेंस है कि आप उसे बस जैसे मैंने कहा कि 1 2 नंबर वाइज लिख दे रहे हो या कुछ भी करके लिख दे रहे हो, तो वो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर आप उसे एक सेट बना, एक ऐसा नोटेशंस बना के लिख रहे हो जिससे कि आप कई सारे उसमें वैल्यू पुट करने पर नंबर्स जनरेट करोगे, तो वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैंने कहा x² + y² ऐसा कुछ करके लिख दूँ, तो इस तरह में अगर मैं x y की वैल्यू पुट करूँगा तो हमें वैल्यू मिलती जाएगी, तो उसको बोलेंगे बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को एक और फॉर्म बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, ये नहीं लिख के ये दे देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। ठीक है, 1 नंबर पर बात करते हैं। हम क्या बात करें, कैसे लिखेंगे? देखो,
मैंने अगर कोई क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, मैंने कहा x + 7 <10, x = 1 2 3 4, 2 3 4। अब मैं पूछूं कि y की वैल्यू क्या होगी। देखो एग्जाम्पल से जब भी आप समझेंगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। डिफिनेशन में इसकी बता रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर आपसे y की वैल्यू पूछे या सेट y पूछे तो कैसे निकालोगे। आप x की वैल्यू रखो। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी आएगी 8। y की वैल्यू 8 हो सकती है। अगला, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 9। y की वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 3 रखोगे 10 हो जाएगा। लेस देन बोला है तो नहीं हो सकती। तो जो y सेट होगा आपको, जब आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में। आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। एक अलग एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा, अब देखो, अब जो एक प्रॉपर क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके बारे में लिखते हैं। आपसे कहा एक मेरे पास सेट है, ए हो गया, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा। मैंने कहा सेट हमारा किस पर है, एक्स पर है, एक्स। आगे फिर दो सिंबल लगाते हैं। ये सिंबल होता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको बताया था आपको, सच दैट। इसका सिंबल होता है सच दैट। मतलब क्या है, हमारा सेट है एक्स पर, किसके लिए है, एक्स के लिए। वो एक्स इस तरह का है, एक्स सच दैट, एक्स इस तरह का है। वो किस तरह का, आगे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 10। एक्स सेट क्या है, फिर समझो इस बात को। ए हमारा एक सेट है, ठीक है। वो सेट है किसका, क्या लेना है उस सेट में, कौन सा नंबर रखना है, किसको रखना है, वो बता रहा है एक्स के बारे में। किसके बारे में लिखना है, एक्स के बारे में। एक्स के बारे में लिखना है तो एक्स किस तरह है, ये सच दैट बताता है। एक्स के बारे में लिखना है और इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्या मैंने बोला कि आपसे कह रहा है कि x हमारा इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 10। एक्स स्क्वायर कैसा है, लेस देन 10 है। ठीक है भाई, समझ लिए। लेकिन अब वो x का नंबर कौन कौन सा ले सकता हूँ, मैं इंटीजर ले सकता हूँ कि रैशनल नंबर, मैं इंटीजर ले सकता हूँ कि रैशनल नंबर ले सकता हूँ, रियल नंबर ले सकता हूँ कि रैशनल नंबर, फिर मैं नेचुरल नंबर क्या ले सकता हूँ। तो मैंने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यही जो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसमें सारी चीज़ें आपको समझनी है। सारी चीज़ें क्या समझनी है, एक एक चीज़ों को मैं बताता हूँ, आप समझिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बेसिस पर और आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल के बेसिस पर आप कर ले जाएंगे। समझते हैं। तो कुछ टर्म्स मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ, उनको समझिए। ये क्या है, ये है आपका सच दैट। ये आपने बता दिया टर्म, और ये आप बता रहे हैं बिलोंग टू। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, नेचुरल नंबर से लेनी है। बिलोंग का सिंबल का मतलब क्या है, वो बता रहा है कि x लेना कहाँ से, आपको क्या करना है। इसका मतलब क्या है, x आपको लेना कहाँ से है। तो मैंने कहा x आपको कैसा लेना है, वो x आपका होगा नेचुरल नंबर से। किससे होगा, नेचुरल नंबर से। जैसे नेचुरल नंबर होते क्या हैं, अगर आप वही चीज़ अगर वहाँ नहीं बताया होता तो आपको यहाँ दिक्कत होती। नेचुरल नंबर होते 1 2 3 अप टू। तो क्या मैंने बोला, अब देखो समझो, इस पूरे क्वेश्चन समझते हैं। ए क्या है, आपका सेट है। सेट किसका है, एक्स का है। एक्स कैसा है हमारा, यार जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये बोलना सीख लिया तो आप जब बेसिक को समझना शुरू कर देते हैं ना तो इंटरेस्ट जगता है। और जब किसी मैथ में टॉपिक में किसी में आपका इंटरेस्ट जगता है तो आप उसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करते हो। और जहाँ आपने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना शुरू कर दिया, वहाँ जो आपके सारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप जब कम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व तो वहाँ पर आपने थोड़ी सी बातें समझे रहेंगे। जब ज़्यादा क्वेश्चन समझेंगे तो हर चीज़ को आप क्लियर करेंगे। तो मैंने कहा ए आपका सेट है। सेट किसका है, एक्स का। एक्स किस तरह है, सच दैट एक्स इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 10 हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 10 हो। अब एक्स है कहाँ हमारा, एक्स हमारा नेचुरल नंबर से। ये मैंने यहाँ पर अपना सेट बंद कर दिया। आपने एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया, कहा कि ए की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए कैसे बताओगे, ए बताने का तरीका समझो।
अब क्या करोगे, आपने कहा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या हो गया 1, 1 यहाँ पुट करोगे, 1 यहाँ पुट करो तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर यानी 1 लेस देन 10, सही बात है, यानी आपका पहला एलिमेंट हो गया 1। क्या बोला है x के बारे में, x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो x लेना है, वो सेट के लिए होगा, और वो x है कौन सा, कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से। वो सारी नेचुरल नंबर की वैल्यूज जो इस कंडीशन को होल्ड करेगी वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। क्या मैंने बोला, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, वो सारी नेचुरल वैल्यूज, नेचुरल नंबर्स, वो सारी नेचुरल नंबर्स जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे नंबर वो सेट को डिनोट, सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा पहला 1 पुट किया तो यहाँ देखा कंडीशन होल्ड कर रही तो 1 हो गया। दूसरा 2 को रखेंगे, 2 को रखेंगे तो 4, और यहाँ से 10, कंडीशन होल्ड कर रही तो 4 हो गया। थर्ड रखेंगे 3 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे तो 9 आएगा, और ये कंडीशन को होल्ड किया तो ये रख दिया। ठीक, ओ सॉरी यहाँ पर x लिखना है ना, तो 2। तो ये क्या हो गया आपका, ये a हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका सेट जिससे इस फॉर्म में ले आए हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको समझनी है। दोनों चीज़ें क्या समझती हैं, आपने जब भी उसे नंबर फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। जब आपने इस फॉर्म में लिखा है, अब देखो क्वेश्चंस है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखा है तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म में आपको क्वेश्चन बोलता है, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, इस मेथड से इस फॉर्म से इस फॉर्म में पूछता है, और इस फॉर्म में दिया रहता है तो इस फॉर्म में पूछता है। आप सोचो, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखने के केवल एक तरीके होंगे, लेकिन इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के कई सारे तरीके होंगे। जैसे एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो, अब अगर मुझे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देते, ये एक था, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, उसे कहा रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, मैंने चेंज कर दिया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये पॉइंट था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म था, मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब अगर मुझे कोई रोस्टर फॉर्म ये दे देता है तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करता, देखो मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो आपको पता है, मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखूंगा। क्या लिखूंगा, देखो समझिए, मैंने लिखा a इज इक्वल टू, एक इस सेट लिख दिया। अब सेट क्या है, मैंने कहा सेट हमारा है x में, जरूरी नहीं है कि आप x लिखो, लो मैंने इसी को चेंज कर दे रहा हूँ, अल्फ़ाबेट को, मैंने कहा y लिख दिया। ये सेट हमारा किस में है, y में है। y क्या है, हमारा एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, सेट a का। बात समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक एक पॉइंट को समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, ये नहीं समझ में आती है तो जब बाद में क्वेश्चंस पढ़ जाते हैं तो आप हमेशा इसी पॉइंट में फंसे रहते हैं, तो इससे ये क्लियर नहीं होता तो वो भी क्लियर नहीं होता। देखो मैंने क्या कहा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया था, आपने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो कैसे होगा, देखो y इज इक्वल टू, मैंने कहा y सच दैट, y क्या है, हमारा सेट का एलिमेंट है, वो किस तरह से है, y का एलिमेंट इस तरीके से है कि y की वैल्यू लेस देन 4 है। यह मैं ऐसे कह दे रहा हूँ, ठीक, यही चाहिए। फिर दूसरा वाला तरीका भी बता दी, लेस देन 4 है, और जो y है आपका, y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। देखो मैंने सेम क्वेश्चन को लिखा, बस वही, लेस देन 4, आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर अब 2, जब तक गिनते रहिए। अब वो लेना है कौन से है, उससे छोटे लेने, तो 1 2 3 हो गए, देखो 1 2 3 तो लिखे हैं। तो ये आपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन देखो दोनों चीज़ें सिंबल्स, दोनों बिल्डर्स अलग अलग है, इसीलिए बिल्ड कर रहे हो आप, किसी तरीके से बिल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ दोनों का जो रोस्टर फॉर्म होता है वो हमेशा यूनिक होता है। कभी भी पेपर में डाउट मत रखिएगा कि आपने इसका ये फॉर्म लिखा है, बगल वाले ने आपने कॉपी में जो दिखा है वो दूसरा फॉर्म लिखा है तो आपका गलत है, नहीं। हाँ, ये हमेशा सेम होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म हमेशा सेम होना चाहिए, जो क्वान्टिटीज़ जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, बट
सेट बिल्डर फॉर्म में बी डिफरेंट, मे बी सेम भी हो सकता है अगर आपने दोनों ने एक ही टीचर पढ़ा या एक ही बुक से पढ़ के आ रहे हो या रट के आ रहे हो तो दोनों चीज़ें सेम लिख सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही लिखिए, दोनों सेम लिखिए तभी सही होंगे। ओके, सो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो, press the like button, subscribe my channels and please share this. Thank you.